यो व्हाट्सएप चैंप, आप सभी का स्वागत है आप सबका फेवरेट चैनल आरजे रैंक बूस्टर पर। सुन लो बॉस, 2026 चल रहा है और पूरी देश में एग्जाम के पैटर्न्स पूरी तरीके से बदल चुके हैं। क्वेश्चंस बनाने वाले आजकल ऐसे ऐसी गूगलियां डाल रहे हैं जहां पर अच्छे अच्छे धुरंधर भी क्लीन बोल्ड हो चुके हैं। लेकिन टेंशन मत लेना, हम ऐसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे जिससे हम करंट अफेयर्स का पोस्टमार्टम कर देंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज प्राइमरीली यूज एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। जिसका मतलब होता है इनमें से कौन सा ऐसा मिनरल है जो न्यूक्लियर रिएक्टर में ईंधन यानी कि पेट्रोल डीजल प्राइमरी तरीके पर काम करता है। और ऑप्शन आपको दिए हैं थोरियम, आयन, सोडियम और यूरेनियम। और जिन लोगों को लगता है कि इसका आंसर यूरेनियम हो सकता है उनके लिए एक कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारियां बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, क्योंकि इसका सही आंसर है यूरेनियम। तो फिर बाकी के ऑप्शंस का क्या? देखो, दूसरा एक ऑप्शन है यहाँ पर आयन। जिनको लगता है कि आयन सही आंसर है उनके लिए तो मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगा कि तुमने सुबह सुबह खाया क्या है भाई? क्योंकि अगर आप न्यूक्लियर रिएक्टर में लोहा डालोगे, लोहा खुद इतना भारी होता है, खुद इतना सख्त होता है कि उसमें न्यूट्रॉन की गोली खाकर भी वो टूटेगा नहीं। उल्टा ऐसे हो सकता है कि वो न्यूट्रॉन का ही सर फोड़ देगा। और एक बात उनके लिए जिनको लगता है कि आयन इसका आंसर हो सकता है, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आयन से गाड़ियां बनती है, स्टील के रॉड बनते हैं, लेकिन बिजली कभी नहीं बन सकती। तो आपने जो भी आंसर चुना है आयन, उसको अपने घर को बनाने के लिए छोड़ दो और न्यूक्लियर के चेन के रिएक्शन में इसे मत घसीटो। अब यहाँ पर कुछ ऐसे भी साइंटिस्ट होंगे, उनको ऐसा लगता होगा कि सर तो सोडियम तो हम न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हैं। आपका कहना भी सही है लेकिन पूरी तरीके से सही नहीं है। हमने यहाँ पर बोला क्या है, ईंधन के तौर पर। सोडियम ईंधन नहीं बल्कि एक कूलेंट, यानी कि हमारे रिएक्टर को ठंडा करने के लिए उसको यूज किया जाता है। मतलब वहां पर वो एक एसी की तरीके से, एसी जो हमारे घर में एसी हम लगाते हैं, ठीक उसी तरीके का एसी रिएक्टर में होता है और उसमें सोडियम का यूज होता है। तो इसको भी छोड़ दो। अब थोड़ा बहुत पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को ऐसा भी लग रहा होगा कि सर थोरियम भी आंसर हो सकता है। हाँ, आपकी बात भी सही है, लेकिन ये थोड़ा सा आलसी कैरेक्टर है। थोरियम इग्नाइट होने के लिए खुद से काम नहीं शुरू करता, इसे थोड़ा सा धक्का देना पड़ता है। मतलब इसे थोड़ा सा धक्का देने के बाद इसकी चेन रिएक्शन शुरू होती है और उसके बाद ये अपना एक्शन स्टार्ट कर देता है। मतलब साफ है कि थोरियम को पहले यूरेनियम 233 में बदलना पड़ता है, यानी कि ये आलसी वाला कैरेक्टर है और इसे भी छोड़ दो। तो आपका सही आंसर है यूरेनियम। लेकिन आप सबके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज, यूरेनियम का ब्लास्ट करके आपको कहीं जाना नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर बस न्यूक्लियर रिएक्टर में घूमता नहीं रहता, वो दूसरे क्वेश्चन भी पूछने के चांसेस बहुत होते हैं। तो आइए हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय स्टेट म्यांमार के साथ अपनी इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर नहीं करता? और इसका सही आंसर है आसाम। और जिनको सवाल देखने के बाद ही लगा था कि इसका आंसर आसाम है, वो खुद ही अपनी पीठ थपथपा लो, क्योंकि आपका आंसर बिल्कुल सही है। थोड़ी सी एक और जानकारी मैं आपको यहाँ पर देना चाहता हूँ। भारत और म्यांमार के बीच पूरी 1643 किलोमीटर की लंबी बॉर्डर है, लेकिन इस लंबी बॉर्डर को म्यांमार के साथ शेयर करने वाले बस हमारे देश के 4 भाई है, जिनको आप अरुणा मामी के नाम से याद रख सकते हो। थोड़ी सी हंसी आएगी लेकिन ट्रिक बड़ी सिंपल है। अरु मतलब अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आने वाला एनए, अरुणा में जो एनए है वो है नागालैंड, मामी का माँ बन गया मणिपुर, और उसके बाद में आने वाला जो मी है वो है मिजोरम। ये 4 स्टेट है जो म्यांमार के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये न्यूज में क्यों है? ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया क्योंकि रिसेंटली भारत और म्यांमार ने अपनी जो भी सीमा सुरक्षा है उसको मजबूत करने के लिए, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए सहमति जताई है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि भारत की कौन सी ऐसी फॉरेन पॉलिसी है जिसका मुख्य उद्देश्य साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है उनके साथ अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग करना है। और ऑप्शन दिए हैं, आप देख सकते हो। और जिनको लगता है कि इसका आंसर एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि भाई साहब, आप तो छा गए, क्योंकि बिल्कुल सही जवाब है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। अब जिनको लगा था कि लुक वेस्ट पॉलिसी, भाई साहब जरा सोच लो, उस पॉलिसी के नाम में ही वेस्ट लिखा है और हमारा आंसर है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो मतलब इसका फोकस जो होगा, या मतलब जो भी वेस्ट की कंट्रीज है, यूएई, सऊदी अरब या तो फिर ओमान जैसे
कंट्रीज है उनके ऊपर फोकस होगा ना, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, यानी कि नेबरहुड मतलब हमारी कंट्री जो भी नेबरिंग कंट्रीज है, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश, इसके लिए है। तो फिर ये भी आंसर नहीं है। और कनेक्ट टू सेंट्रल एशिया पॉलिसी, ये भी इसका आंसर नहीं है। तो फिर आपका सही जवाब है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। 2014 में इसको लॉन्च किया गया था और ये अपनी पुरानी वाली पॉलिसी लुक ईस्ट पॉलिसी का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है, लेकिन थोड़ा सा फास्ट वर्जन है। लेकिन स्क्रीन छोड़कर नहीं जाना है। हमने अब तक इंटरनेशनल बॉर्डर्स और हमारी जो भी फॉरेन कंट्रीज है उनमें तो बहुत हमने मजे लिए, लेकिन हमारे अंदर कंट्री के अंदर जो भी कानूनी सिस्टम है उसके और भी हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और उसी के रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और सवाल आपके सामने है। एक ब्यूरो एफआईआर, मतलब ब्यूरो एफआईआर जो है वो कहाँ पर दर्ज की जा सकती है? अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। यानी कि सड़क पर या तो फिर सोसाइटी में कहीं पे भी कुछ भी कांड हो जाता है तो सबसे पहले तो कानून क्या कहता है, जल्दी से आपका कमेंट में आंसर लिखना चालू कर दो। आज देखता हो आपको कितनी कानून की समझ आ चुकी है। और जिनको भी लगता है कि एट एनी पुलिस स्टेशन, मतलब किसी भी पुलिस स्टेशन में जिनको लगता है यही आंसर है, तो भाई साहब आपके लिए मैं कसम से मतलब सैल्यूट करना चाहता हूँ, क्योंकि यही आपका सही आंसर है। चलो मैं आपको इसे और आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। ब्यूरो एफआईआर का मतलब होता है कि पुलिस स्टेशन आपके केस को दर्ज करने से कोई भी मना नहीं कर सकता, चाहे वो केस उनके अंडर ज्यूरिसडिक्शन में आता हो या ना आता हो। फिर भी मतलब इसका मतलब साफ है, उनके इलाके का वो केस हो या ना हो, वो इसे जीरो नंबर देकर रजिस्टर करेंगे और बाद में सही पुलिस स्टेशन के अंदर उसे ट्रांसफर कर देंगे। और ये आज के करंट अफेयर्स में मैंने आपको क्यों पूछा, क्योंकि रिसेंटली गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्या किया, ई जीरो एफआईआर की पहल की और उसे बड़ा कर दिया है। और ये आने वाला सवाल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल की दुनिया में ना साइबर फ्रॉड बहुत चल रहे हैं। तो क्वेश्चन है, इंडिया में साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए तुरंत रिपोर्ट करने के लिए हमारे सिविलियंस को किस राष्ट्रीय हेल्पलाइन का उपयोग करना चाहिए? और आपको स्क्रीन पर नीचे ऑप्शंस भी दिखाई दे रहे हैं। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आपके साथ ऐसा स्कैम कभी ना हो, लेकिन अगर कभी हो भी जाता है तो आपको इस बात का ज्ञान जरूर होना चाहिए कि कौन सा नंबर जल्दी से जल्दी घुमाना चाहिए। और टाइम अप, जिन्होंने 1930 यानी कि 1930 को चुना है, भाई साहब आपका नॉलेज बहुत स्ट्रांग और तगड़ा है। आप पूरी तरीके से सेफ हो अगर आपके साथ कभी ऐसा कांड हो जाए, ऐसा स्कैम हो जाए, क्योंकि बिल्कुल सही जवाब है 1930। चलो मैं इस 1930 के बारे में और कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो इसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा संचालित किया जाता है और नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग का पोर्टल से जुड़ा हुआ ये नंबर है गोल्डन आवर, यानी कि फ्रॉड होने के बाद तुरंत का जो भी शुरुआत का समय होता है, इस दौरान आप 1930 पर कॉल कर सकते हैं और उसी के साथ जो भी बैंक और पेमेंट गेटवे है वो एक्टिव हो जाते हैं और आपकी जो भी अगले बैंक में जाने वाली वो कैश है उसको फ्रीज किया जाता है। एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन इसलिए बन सकता है दोस्तों, क्योंकि रिसेंटली सरकार ने अब 1930 हेल्पलाइन को ई जीरो एफआईआर सिस्टम से भी लिंक कर दिया है, यानी कि 10 लाख के ऊपर का फ्रॉड होने पर आप इस नंबर पर अपनी शिकायत कर सकते हो। और ये इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आजकल यूपीएससी, बैंकिंग और एसएससी, सीजीएल के जो भी और दूसरे भी जो भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, ये नंबर इस साल का सबसे हॉट टॉपिक बन चुका है। हमारा आने वाला सवाल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर किसी फॉरेन कंट्रीज में जाना है तो वीजा के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन होनी जरूरी होती है और उसमें से एक है H1B वीजा। इसके लिए कौन सा डिस्क्रिप्शन सही है आपको बताना है। और जिनको लगता है कि नॉन इमिग्रेंट वर्क वीजा, जिन्होंने H1B वीजा के लिए नॉन इमिग्रेंट वर्क वीजा चुना है, आपके लिए मैं कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा एक बोनस देता हूँ कि आपका वीजा मिलना बिल्कुल पक्का है और बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन डी। और जिन्होंने गलत आंसर चुना था उसके लिए मैं कुछ इंफॉर्मेशन बोलना चाहता हूँ। H1B एक ऐसा अस्थायी यानी कि नॉन इमिग्रेंट वर्क वीजा है। इससे क्या हो सकता है, जो भी अमेरिकन कंपनीज होती है उनको विदेशी स्किल्ड प्रोफेशनल यानी कि इंजीनियर, साइंस के जो भी एक्सपर्ट्स है, उनको एक निश्चित समय के लिए अमेरिका में नौकरी पर रखने के लिए अनुमति देता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में क्यों पूछ लिया, क्योंकि रिसेंटली ऐसा सुनने में आ रहा है कि अमेरिकी सरकार इस वीजा प्रोग्राम के गलत इस्तेमाल और धोखाधड़ी करने वाले लोगों के लिए एक कठोर ऐसा शासन एक्टिवेट करने वाला है, एक ऐसे नियम
बनाने की कोशिश कर रहा है, जिससे बड़े-बड़े स्कैम को रोका जा सके। और आपके लिए तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें एग्जामिनर सीधे इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़े ऐसे सवाल सेट कर सकते हैं। और इसी के साथ भाइयों और बहनों, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि हमारे प्रश्न और आंसर्स, हमारे क्वेश्चंस और आंसर्स का ये महासंग्राम यहीं पर ही समाप्त होता है। आपने यहाँ पर देखा होगा कि हमने कैसे इंटरनेशनल बॉर्डर से लेकर अमेरिका के वीजा, साइबर फ्रॉड का हेल्पलाइन और इंडिया के अंदर होने वाले जो भी नए कानून है उन सभी का पोस्टमार्टम कर दिया। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी तैयारी बिना किसी बोरियत के साथ, बिना किसी रुकावट के साथ आगे बढ़ती रहे और इस साल सरकारी नौकरी की लिस्ट में आपका नाम सबसे ऊपर चमके, तो भाई देर किस बात की, अभी के अभी नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे दबाकर इस फैमिली का हिस्सा बन जाओ। और हाँ, बेल आइकन को बटन दबाना भी मत भूलना, नहीं तो अगली क्लास मिस हो जाएगी और एग्जामिनर आपका नंबर्स काट लेगा। एक और बात इंपॉर्टेंट, इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करो जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।